की इस गहराई से भरी चर्चा में एक बहुत ही अद्भुत सफर पर निकलने की तैयारी है। बिल्कुल। आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण जिस विषय पर है वो कोई आम विषय नहीं है, बल्कि ये हमारे देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान के भूगोल की एक बिल्कुल नई तस्वीर पेश करता है। हाँ, एक ऐसी तस्वीर जो शायद कई लोगों ने पहले कभी नहीं देखी होगी। सही कहा। तो हमारे पास आज 9 बहुत ही शानदार विजुअल नोट्स हैं। लेकिन आज हम इस धारणा से बहुत आगे जाने वाले हैं। ये धारणा सच में बहुत आम है, लेकिन हमारे सामने जो ये विस्तृत नोट्स हैं, इनका मिशन ही इस सीमित सोच को बदलना है। हाँ। जब हम इन 9 स्लाइड्स का एक एक करके विश्लेषण करते हैं, यहाँ प्राचीन काल में भयानक ज्वालामुखी धधकते थे। क्या बात है। हाँ, और ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं को आज भी अपने सीने पर संजोए हुए हैं। ज्ञान तभी सबसे ज्यादा मूल्यवान होता है जब हम उसे उसके पूरे संदर्भ में समझें। बिल्कुल। और आज मेरी यही कोशिश रहेगी कि हम इन नोट्स के हर एक पन्ने, हर एक तथ्य को, खासकर जो इसमें एग्जाम अलर्ट दिए गए हैं, उन्हें बहुत ही आसान कहानी के अंदाज में डिकोड करें। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। तो चलिए इस सफर की शुरुआत हमारे इस दस्तावेज की पहली स्लाइड से करते हैं। इस वर्गीकरण का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? हमारी स्लाइड 2 का शीर्षक है सबसे पहला प्रयास 7 भौतिक प्रदेश। 7 प्रदेश। इस स्लाइड के अनुसार ये जानना बहुत दिलचस्प है कि व्यक्तिगत आधार पर राजस्थान के भूगोल को बांटने की सबसे पहली ऐतिहासिक पहल प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी ने की थी। मिश्रा जी का ये काम भूविज्ञान में बहुत ऐतिहासिक माना जाता है। स्लाइड 2 में दर्ज है कि उनकी ये रिसर्च 1967 में पब्लिश हुई थी। हाँ, 1967 में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक राजस्थान का भूगोल में। बिल्कुल। और उन्होंने अपने इस व्यक्तिगत प्रयास में पूरे राज्य को 7 अलग-अलग भौतिक प्रदेशों में बांटा था। इन 7 प्रदेशों के नाम भी इस स्लाइड में बहुत सलीके से दिए गए हैं। मैं पढ़ता हूँ। शुष्क, अर्धशुष्क, नहरी, अरावली, पूर्वी कृषि औद्योगिक, दक्षिण पूर्वी कृषि और चंबल बीहड़। What is fascinating here is, अगर हम इन नामों को ध्यान से देखें तो ये समझ आता है कि भले ही आज हम मुख्य रूप से 4 भागों वाला वर्गीकरण पढ़ते हैं, लेकिन मिश्रा जी का ये शुरुआती काम आज भी बेसिक समझने के लिए बहुत अहम है। सच में उन्होंने सिर्फ जमीन नहीं देखी, बल्कि कृषि और है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है। दूसरा अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तीसरा ये बड़ा दिलचस्प है, नहरी प्रदेश। नहरी प्रदेश जी। चौथा अरावली पर्वतीय प्रदेश। 5वां है पूर्वी मैदानी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश। कृषि और औद्योगिक दोनों। हाँ। छठा दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश और 7वां बीहड़ प्रदेश। बीहड़ प्रदेश मतलब चंबल वाला इलाका। बिल्कुल। तो अगर हम पहले मैप में देखें तो इन 7 प्रदेशों की स्थिति साफ दिखती है, जैसे सामान्य भौगोलिक वर्गीकरण। जी। और ये वर्गीकरण बेसिकली 2 मुख्य आधारों पर किया गया है। अच्छा, वो क्या है? पहला है उच्चावच, यानी जिसे हम अंग्रेजी में रिलीफ फीचर्स कहते हैं। और दूसरा है जलवायु यानी क्लाइमेट। तो रिलीफ फीचर्स और क्लाइमेट, इन 2 आधारों पर राजस्थान को 4 मुख्य भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। बिल्कुल, सिर्फ 4। अगर राजस्थान के मैप को देखें तो ये 4 प्रदेश बहुत साफ नजर आते हैं। जी। पहला है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो राज्य का लगभग 61.11% हिस्सा है। बहुत बड़ा हिस्सा है ये। हाँ। दूसरा है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, जो करीब 9% हिस्से में फैला है। तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो 23% हिस्सा कवर करता है। जी। और चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हाड़ौती प्रदेश भी कहते हैं। हाँ, हाड़ौती का पठार। और ये है 6.89% हिस्से पर। बिल्कुल। तो अब हम ऐसा करते हैं, इन 4 इसका क्षेत्रफल, जैसा हमने कहा, राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61.11% है। और यहाँ राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है। मतलब 61% जमीन पर सिर्फ 40% लोग। हाँ, ये दिखाता है कि वहाँ जीवन कितना मुश्किल है। और इसमें कुल 12 जिले आते हैं। पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिले। जी। यहाँ के मिट्टी की बात करें तो वो रेतीली और बलुई मिट्टी है। और यहाँ की जलवायु, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रकार की है। सही। अब आते हैं दूसरे प्रदेश पर। करते हैं ये बना कैसे? देखिए, इसकी कहानी बहुत पुरानी है।
सर सिरिल फॉक्स और ब्लैंडफोर्ड जैसे जो जियोलॉजिस्ट थे, जी। उनका मानना है कि आज जहां ये मरुस्थल है वो टर्शियरी काल में मतलब तृतीय महाकल्प तक एक सागर का हिस्सा था। सागर का? जी, टेथिस सागर का। और ये जो थार का मरुस्थल है ये बेसिकली ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का ही पूर्वी भाग माना जाता है। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि रेगिस्तान की जगह कभी समंदर था, पर इसका कोई प्रूफ है? मतलब हम ये कैसे मान लें? हाँ बिल्कुल हैं, और प्रमाण भी एक नहीं कई हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रमाण तो है वहाँ मौजूद खारे पानी की झीलें। अच्छा, जैसे सांभर, डिडवाना। एग्जैक्टली ये झीलें उसी टेथिस सागर के बचे हुए अवशेष हैं। और दूसरा प्रमाण? दूसरा प्रमाण जमीन के नीचे मिलता है। वहाँ जो टर्शियरी कालीन अवसादी चट्टानें हैं उनमें जीवाश्म खनिज मिलते हैं। जीवाश्म खनिज मतलब फॉसिल फ्यूल्स। जी, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और चूना पत्थर। यह सब इस बात का सबूत हैं कि यहाँ कभी समुद्री जीवन था। और एक और बहुत बड़ा सबूत मिला था ना जैसलमेर में? हाँ, वो तो शायद सबसे ठोस सबूत है। जैसलमेर के कुलधरा गांव में मछली के मतलब वेल मछली के अवशेष मिले हैं। अरे वाह, रेगिस्तान ये तो पक्का कर देता है कि... मानवीय कारण भी हैं। अच्छा, जैसे कि अतिचारण मतलब ओवरग्रेजिंग, फिर वनोन्मूलन, बढ़ता हुआ जनसंख्या का दबाव, और मिट्टी और पानी का गलत इस्तेमाल भी तो है। जी, मृदा और जल का अनुचित प्रबंधन, इन सब ने मिलकर प्रक्रिया को और तेज कर दिया। तो इस क्षेत्र को अलग अलग समय पर अलग अलग नाम भी दिए गए होंगे? हाँ बिल्कुल, जैसे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने यहाँ की जैव विविधता को देखकर इसे रूक्ष क्षेत्र कहा। रुक्ष क्षेत्र? जी। ये तो शायद किसी परीक्षा में भी आया था। जी, ये RAS 2012 का प्रश्न है। और कोई नाम? हाँ, चीनी यात्री हुएनसांग ने इस मरुप्रदेश को गुर्जरात्रा प्रदेश का नाम दिया था। गुर्जरात्रा प्रदेश? और डॉक्टर P मरमर के अनुसार ये मरुस्थली प्रदेश ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का ही पूर्वी भाग है। अच्छा जी। तो दुनिया नामों से जाना जाता होगा। जी, जैसे अफ्रीका के सहारा में इसे इर्ग कहते हैं। इर्ग? पाकिस्तान में जो इसका हिस्सा है उसे चोलिस्तान या चलिस्तान कहा जाता है। चोलिस्तान, ये नाम तो सुना है। तुर्किस्तान में इसे क्वेडम कहते हैं और लीबिया व मिस्र में इसका नाम सिरिर है। और अपने राजस्थान में स्थानीय लोग क्या कहते हैं? राजस्थान में इसे स्थानीय रूप से थाली कहते हैं, और ये सवाल वीडियो 2021 में पूछा भी गया था। अच्छा, थाली। और थार नाम? थार नाम से तो इसे पूरे राजस्थान में जाना जाता है। ये राजस्थान पुलिस 2020 की परीक्षा में आया था। तो अब थार मरुस्थल की कुछ खासियतों मतलब विशेषताओं पर आते हैं। जी, देखिए, थार मरुस्थल की कई ऐसी बातें हैं जो इसे दुनिया के बाकी मरुस्थलों से अलग बनाती हैं। पहली बात तो ये कि ये विश्व का युवा मरुस्थल है। युवा मरुस्थल? जी, और ये विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल भी है। मतलब सबसे ज्यादा लोग यहीं रहते हैं? हाँ, और सिर्फ जनसंख्या ही नहीं, जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज्यादा यही है। ये तो बहुत बड़ी बात है। और सुनिए, ये सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल भी है। और अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, हाँ, तो ये विश्व का 9वां सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। 9वां सबसे बड़ा? और इसे विश्व का सबसे धनी मरुस्थल भी तो कहते हैं। बिल्कुल, और इसी वजह से वर्ल्ड हाउस ने इसे विश्व का शक्ति ग्रह कहा है। विश्व का शक्ति ग्रह, पावर हाउस। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों तरह के ऊर्जा के स्रोत मिलते हैं। अच्छा, मतलब कोयला, गैस के साथ साथ सोलर और विंड एनर्जी भी? एग्जैक्टली। और यहाँ की जलवायु शुष्क और अर्धशुष्क प्रकार की है। और यहाँ गर्मियों में जो गर्म हवा लू चलती है उसका भी खास नाम है। जी, लू को ग्रीन ड्राउट के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीन ड्राउट? एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि थार मरुस्थल भारत में निम्न वायुदाब का केंद्र है, और ये अंतरिक्ष मेहमानों मतलब उल्कापिंडों की भी पसंदीदा जगह है। सच में? हाँ, एक दशक में यहाँ 9 पीकापिंड गिरे थे। वाह! और इस मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार और मरुस्थल का केंद्र दोनों ही उपनामों से जाना जाता है। और सिंह द्वार? मरुस्थल का सिंह द्वार शेखावाटी को कहा जाता है। ठीक है, अब इसके विस्तार की बात करते हैं। ये कितना प्रतिशत? लगभग 62% भारत में और 38% पाकिस्तान में। ये RAS 2016 का सवाल था। अच्छा, और भारत में? भारत में ये 4 राज्यों में फैला है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। लेकिन सब ज्यादा तो राजस्थान में ही है ना? जी, भारत में थार मरुस्थल का लगभग 62% हिस्सा पाया जाता है, जिसमें से 58% अकेले राजस्थान में है। अच्छा, अब सिर्फ राजस्थान के संदर्भ में इसका विस्तार देखें तो ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थल के विस्तार का लगभग 93.54% राजस्थान में है।
इसीलिए तो इसे भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर पी मरमर ने कहा है कि मरुस्थलीय प्रदेश के पूर्वी भाग को थाली और पश्चिमी भाग को थार कहते हैं। अच्छा, और इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? इसकी लंबाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक 640 किलोमीटर है और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम तक 300 किलोमीटर। और ऊंचाई? इसकी औसत ऊंचाई उत्तरी भाग में 300 मीटर और दक्षिणी भाग में लगभग 150 मीटर है। मतलब दक्षिणी भाग कम ऊंचा है। जी, और यहाँ वर्षा कम होने का मुख्य कारण है अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होना। हाँ, ये तो हमने पढ़ा है। और इसका निर्माण? इसका निर्माण प्लिस्टोसीन काल में हुआ था और ये तैथिस सागर का अवशेष है। ठीक है। और इस प्रदेश का ढाल किस तरफ है? इसका ढाल पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर है। एक बार आंकड़े फिर से दोहरा लेते हैं। क्षेत्रफल, से इसमें राजस्थान के 12 जिले आते हैं। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, पाली, जालौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को नया जिला बनने पर इसमें शामिल हुआ। और अब जो जिलों का पुनर्गठन हुआ है उसके बाद इसमें श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, जालौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, डीडवाना कुचामन, फलोदी और जोधपुर शामिल हैं। मतलब कई नए जिले भी अब इसका हिस्सा हैं। जी, बालू का स्तूपों जो जैसलमेर, बाड़मेर में है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर और सबसे छोटा दूदू है। सही। राजस्थान में विभाजन रेखाओं की बात करते हैं, मतलब समवर्षा रेखाओं की। जी, इसमें सबसे पहले आती है 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। ये क्या करती है? यह उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटती है। कौन कौन से? पहला शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा अर्ध शुष्क प्रदेश, जिसे राजस्थान बांगर भी कहते हैं। और 10 सेंटीमीटर की रेखा? 10 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है और ये रेखा केवल जैसलमेर से गुजरती है। सिर्फ जैसलमेर से? जी। फिर है 40 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा जो पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा बनाती है। और सबसे महत्वपूर्ण 50 सेंटीमीटर वाली? हाँ, 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। ये अरावली की पश्चिमी सीमा और मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। मतलब ये राजस्थान की क्लाइमेट डिवाइड लाइन है? एक तरह से कह सकते हैं। अब इस मरुस्थलीय प्रदेश के विभाजन को देख लेते हैं। ठीक है। पहला भाग है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ये बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और पश्चिमी चूरू तक फैला है। और नए जिलों के हिसाब से? नए जिलों के हिसाब से इसमें बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फलोदी और पश्चिमी चूरू शामिल हैं। और दूसरा भाग है राजस्थान बांगर या अर्ध शुष्क मैदान। इसमें कौन से जिले हैं? इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, दक्षिण पूर्वी जोधपुर, पाली, जालौर और दक्षिण पूर्वी बाड़मेर शामिल हैं। और नए जिलों के फल टीले पाए जाते हैं। और ये स्थिर नहीं रहते हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तेज हवाओं के साथ अपनी जगह बदलते रहते हैं। एक तरह से ये पूरा लैंडस्केप ही गतिशील है। ये मुख्य रूप से जैसलमेर के रामगढ़, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में, मतलब वायु की दिशा के अनुरूप फैले हुए हैं। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। ये प्रदेश लगभग 58.05% क्षेत्र में फैला हुआ है। अच्छा, तो जिलों के पुनर्गठन के बाद अब इसमें कौन कौन से जिले शामिल माने जाएंगे? देखिए, पुनर्गठन के बाद अब इसमें जैसलमेर का दक्षिण पश्चिमी भाग आता है, रामगढ़, जोधपुर, नया बना फलोदी, बाड़मेर और बालोतरा। चलिए, तो अब इन बालू का स्तूपों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार पर बात करते हैं, बरखान। आबरखान, इसे भरछान या बरखानोइड्स भी कहते हैं। और इनकी आकृति बहुत खास होती है ना? जी, ये अर्धचंद्राकार मतलब क्रेसेंट शेप्ड बालू का स्तूप होते हैं। इनकी बनावट थोड़ी जटिल है। वो कैसे? इनका जो पवनामुखी ढाल है, यानी जिस तरफ से हवा आती है, वो ढाल मंद और उत्तल होता है। और दूसरी तरफ का? और जो पवना विमुखी ढाल होता है, वो काफी तीव्र और अवतल होता है। इनकी ऊंचाई और चौड़ाई कितनी होती होगी? ऊंचाई करीब 10 से 20 मीटर तक और चौड़ाई तो 100 से 200 मीटर तक भी हो सकती है। और ये सवाल परीक्षाओं में भी आ चुका है। मुझे याद है सीईटी एक और बात जो मैंने पढ़ी थी कि मरुस्थलीकरण के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी बालू का स्तूप बरखान ही है। ये 2020 की कनिष्ठ अभियंता परीक्षा का प्रश्न भी था। आपने सही पढ़ा। इसी वजह से बरखान को सर्वाधिक नुकसानदायी बालू का स्तूप भी माना जाता है। अच्छा, और एक और महत्वपूर्ण तथ्य, बरखान के बीच का जो मार्ग होता है उसे गारो कहते हैं।
जी, गारो। और जो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप में गर्त या गड्ढा होता है उसे ढांड कहते हैं। ये भी LET 2023 में पूछा गया था। तो बरखान के अलावा और का स्तूप होते हैं? अब बात करते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की। हाँ, अनुप्रस्थ। ये हवा के समकोण दिशा में बनने वाले बालू का स्तूप हैं। समकोण पर? हाँ, मतलब हवा की दिशा को काटते हुए। ये आपको बीकानेर के रावतसर, गंगानगर के सूरतगढ़ और मुख्य रूप से चूरू, झुंझुनू जिलों में मिलेंगे। अगला है सीफ। सीफ ये एक पवन विमुख रेखीय बालू का स्तूप है। ये अनुदैर्ध्य तथा बरखान व परवलई अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का ही एक रूप है। और अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप क्या होते हैं? ये हवा के समानांतर दिशा में बनते हैं, मतलब हवा की दिशा में ही लंबी कतारों में, और ये सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। अब कुछ खास तरह के मरुस्थल की बात करते हैं, जैसे इर्ग या अर्ग। इर्ग का मतलब है संपूर्ण रेतीला मरुस्थल, जहां तक नजर जाए सिर्फ रेत ही रेत, और सर्वाधिक इर्ग जैसलमेर जिले में ही स्थित है। और हम्मादा क्या होता है? हम्मादा इसका ठीक उल्टा है। हम्मादा मतलब संपूर्ण पथरीला क्षेत्र। यह बालूका मुक्त प्रदेश का भाग है और मुख्य रूप से पोखरण, बालोतरा और फलोदी में पाया जाता है। अब रेक के बारे में जानते हैं। रेग मतलब मिश्रित मरुस्थल। मिश्रित? हाँ, यानी रेतीला और पथरीला दोनों का मिश्रण। यह जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सीकर और झुंझुनू में पाया जाता है। पिन की आकृति के बालू का स्तूप होते हैं, हेयरपिन जैसे। जी। और थार मरुस्थल में अधिकांश बालू का स्तूप इसी प्रकार के हैं। इनका आकार अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा होता है। अगला है तारा बालू का स्तूप। इनका निर्माण अनियतवाही पवनों के क्षेत्र में होता है, मतलब जहां हवा की दिशा बदलती रहती है। और इनकी ऊंचाई? ऊंचाई 10 से 25 मीटर तक होती है। ये जाती है। इससे इंसिलबर्ग और बजादा का अंश भी मानते हैं। इंसिलबर्ग? इंसिलबर्ग रेगिस्तान में इधर उधर स्थित अकेली खड़ी चट्टानी पहाड़ियों को कहते हैं। इन्हें द्वीपीय पर्वत भी कहा जाता है। इसका कोई उदाहरण? हाँ, जैसे सांभर झील के आसपास की पहाड़ियाँ। लिटिल रन, कच्छ का रण जो गुजरात में है, उस क्षेत्र का मैदान है। जी, जबकि लघु मरुस्थल कच्छ के रण से बीकानेर तक फैला है और महान मरुस्थल श्री गंगानगर से कच्छ के रण तक है। रेगिस्तान मार्ग। 18 करोड़ वर्ष पुराने आकलवुड फॉसिल्स पार्क मिले हैं। चंदन नलकूप जो जैसलमेर के चंदन गांव में है, मीठे जल का नलकूप है जिसे थार का घड़ा भी कहते हैं। और बटाड़ू का कुआं बाड़मेर में स्थित है, जिसे रेगिस्तान का जलमहल के उपनाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं बालू का स्तूप मुक्त या पथरीले शुष्क मैदान की, जिसे हम्मादा भी कहते हैं। हाँ, पश्चिमी रेगिस्तानी मैदान का करीब 41.5% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है। इसका विस्तार कहाँ पर है? इस क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार पोखरण, जो जैसलमेर में है, वहां से बालोतरा तथा फलोदी के मध्य फैला है। और इस क्षेत्र की चट्टानों में क्या खास है? यहाँ यूरेसिक और इयोसीन काल की अवसादी चट्टानें मिलती हैं, जिनमें खनिज तेल और गैस के भंडार पाए जाते हैं। खड़ीन क्या है? यह जैसलमेर में जल संरक्षण की एक बहुत ही पुरानी और कारगर विधि है। खड़ीन कृषि इसका एक अनूठा उदाहरण है। और इसकी शुरुआत कब और किसने की? इसका प्रारंभ 15वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा किया गया था। बेरी या नाड़ी किसे कहते हैं? खड़ीन और तालाब के पास जो पानी रिसता है, उस जल के पुनः उपयोग के लिए बनाए गए छोटे कुओं को बेरी कहते हैं। और रन पर हो? बालू का स्तूपों के बीच की निम्न भूमि में स्थित लवणीय, दलदली और अनुपजाऊ झीलों को रन या टाट कहते हैं। ते में जल के इकट्ठा होने से अस्थायी झील बनती है, जिसे सांभर झील। और पलाया झील? इसी बालसन के मध्य में बनने वाली अस्थायी झील को पलाया झील कहते हैं। बावड़ी के बारे में बताइए। कोई दीवार नहीं है, ये एक बहुत ही खास अदृश्य रेखा है। आप 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा की बात कर रहे हैं ना, जिसे अंग्रेजी में आइसोहाइट कहते हैं। बिल्कुल, ये एक तरह की लक्ष्मण रेखा है। इसके पार पूरे साल भर में कुल मिलाकर 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। 25 सेंटीमीटर, ये तो बहुत ही कम है। मतलब क्या ये बारिश की कोई जादुई छतरी है जो तय करती है कि रेगिस्तान यहाँ से शुरू होगा? देखिए, सुनने में ये भले ही महज एक छोटा सा आंकड़ा लगे, लेकिन असल में ये पूरा इकोसिस्टम तय करता है। जब बारिश इतनी कम होती है और तापमान इतना ज्यादा होता है, तो वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन की दर बहुत तेज हो जाती है। अच्छा, तो जो थोड़ा बहुत पानी गिरता है वो तुरंत भाप बन जाता होगा। बिल्कुल, और इस भयानक सूखेपन की वजह से जमीन में कोई बड़ी वनस्पति या पेड़ अपनी जड़ें नहीं जमा पाते। और जब जड़ें में ही होंगी जमीन को बांधने के लिए, तो मिट्टी तो पूरी तरह से हवा के भरोसे रह जाएगी, है ना? एकदम सही पकड़ा आपने।
हवा के इसी खेल का नतीजा है वो चौंकाने वाला आंकड़ा जो स्लाइड 2 पर है। वही 58.5% वाला। हाँ, पूरे मरुस्थल का केवल 58.5% हिस्सा ही बालू का स्तूप युक्त है, मतलब जहां रेत के टीले या सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। और बाकी का 41.5% हिस्सा पूरी तरह से पथरीला है। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि कोई समुंदर किनारे बीच पर जाए और देखे कि आधा हिस्सा तो सिर्फ नंगी चट्टानों से भरा है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। और ये जो 41.5% का आंकड़ा है ना, ये परीक्षाओं के लिए भी बहुत जरूरी है। ये साफ दिखाता है कि मरुस्थल सिर्फ रेत का ढेर नहीं है, बल्कि भूवैज्ञानिक प्रक्रिया का नतीजा है। और स्लाइड 3 के हिसाब से इस पथरीले मरुस्थल को भूगोल की भाषा में हमादा कहते हैं। जी, हमादा। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिख रहा है, एक पैराडॉक्स है। स्लाइड के मुताबिक सबसे ज्यादा हमादा यानी पथरीला इलाका जैसलमेर में है, विशेष रूप से पोखरण, रामगढ़ और लोधरवा में। हाँ, और जोधपुर के फलोदी और बाड़मेर में भी है। लेकिन एक मिनट, जैसलमेर का नाम सुनते ही तो रेत याद आती है। वो अपनी कैमल सफारी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। तो जो जगह रेत के लिए जानी जाती है, वहीं सबसे ज्यादा नंगे पत्थर क्यों हैं? देखिए, ये विरोधाभास दरअसल एक परफेक्ट कॉज एंड इफेक्ट का उदाहरण है। मतलब कार्य और कारण। रेत और पत्थर दुश्मन नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या रिश्ता है इनका? असल में हवा को भारी मात्रा में रेत उड़ाकर ले जाने के लिए एक बहुत ही कठोर और सपाट सतह की जरूरत होती है। जैसलमेर के इलाकों में करोड़ों साल पुरानी बेहद कठोर अवसादी चट्टानें हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स। जी, और हजारों लाखों सालों से जो तेज हवाएं चल रही हैं, उन्होंने यहाँ एक विशाल वैक्यूम क्लीनर की तरह काम किया है। चट्टानों के ऊपर जो भी ढीली मिट्टी थी, हवा ने उसे उड़ाकर साफ कर दिया। एक स्थिति एक चौराहे जैसी है। वहाँ हवाओं के अलग अलग पैटर्न्स और जमीन की बनावट ऐसा माहौल बनाते हैं कि दुनिया के हर ज्यामितीय आकार का टीला वहाँ बन जाता है। और इन आकारों में से एक बहुत ही खतरनाक है। स्लाइड 5 में इसे बरखान कहा गया है। इसे तो रेगिस्तान का खाना बदोश विलन कहना चाहिए। बिल्कुल, बरखान भूगोलविद्ताओं के लिए बहुत बड़ा विषय है। ये आधे चांद यानी क्रेसेंट आकार का टीला होता है जो हमेशा खिसकता रहता है। इसकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर और चौड़ाई 100 से 200 मीटर तक होती है ना? हाँ, और ये शेखावाटी और बीकानेर में भारी तबाही मचाता है। चुरू जिले का भालेरी गांव तो इसके आतंक के लिए बहुत कुख्यात है। मैंने पढ़ा है कि ये रातों रात आगे खिसककर खेतों और सड़कों को निगल लेता है। इसी वजह से ये मरुस्थलीकरण या डेजर्टिफिकेशन का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि रेत का इतना बड़ा पहाड़ इतनी तेजी से चलता कैसे है? इसके पीछे की फिजिक्स क्या है? देखिए, इसकी पूरी ताकत इसकी उस आधे चांद वाली शेप में है। जब तेज हवा इस टीले के पीछे वाले हिस्से यानी कॉन्वेक्स साइड से टकराती है, तो वो रेत को ऊपर धकेलती है। तो रेत ढलान पर चढ़कर चोटी तक पहुंचती है? जी, लेकिन जैसे ही चोटी पर पहुंचती है, वहां हवा का एक भंवर बनता है और ग्रेविटी के कारण रेत उस चांद के अंदरूनी ढलान पर एकदम से नीचे फिसल जाती है, जैसे कोई एवलांच आ रहा हो। अरे बाप रे! तो ये टीला एक तरह से लगातार खुद के ऊपर गिर रहा है, खुद को आगे धकेल रहा है। तकनीकी रूप से ये खुद को आगे रोल कर रहा है। जब हवा खुले मैदान में 90 डिग्री पर बनते हैं। हाँ, जब हवा खुले मैदान में बहती है और रेत बहुत ज्यादा होती है, तो बरखान बनने के बजाय रेत एक विशाल लंबी दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। जैसे समुद्र की लहरें तट की तरफ बढ़ती हैं। बिल्कुल वैसा ही। ये दीवार हवा के रास्ते को 90 डिग्री पर काटती है। जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर में ये खूब दिखते हैं। ठीक है, तो अनुप्रस्थ मतलब 90 डिग्री की दीवार। लेकिन स्लाइड 7 पर अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप है, लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स। ये हवा के समानांतर या पैरेलल बनते हैं। जी, ये हवा को काटते नहीं हैं, बल्कि उसके साथ साथ चलते हैं। और ये नदी बेसिनों के पास ज्यादा मिलते हैं, जैसे लूनी, जवाई और घग्घर बेसिन। जैसलमेर और बीकानेर में इनका काफी विस्तार है। पर यहाँ मुझे एक कंफ्यूजन है। पूछिए। अगर हवा सूखी नदी घाटी के ऊपर से बहुत तेज बह रही है, तो उसे तो सारी रेत उड़ा देनी चाहिए ना? वो रेत को एक सीधी समानांतर रेखा में कैसे जमा कर रही है? ये भ्रम बहुत आम है, लेकिन इसका जवाब फ्लूइड डायनामिक्स में छुपा है। देखिए, सूखी नदी घाटी एक संकरे रास्ते यानी विंड टनल की तरह काम करती है। अच्छा, विंड टनल। हाँ, तेज हवा घाटी के अंदर 2 विपरीत दिशाओं में घूमने वाले भंवर बनाती है, स्पाइरलिंग वॉर्टेक्स।
ये भंवर रेत को बीच से उठाकर किनारों पर एक लंबी लकीर में जमा करते जाते हैं। अरे वाह, हवा बीच से निकल गई और किनारों पर दीवारें खड़ी कर दी। बिल्कुल। नदियां भले सूख गई हों, लेकिन उनका प्राकृतिक रास्ता आज भी हवा को गाइड कर रहा है। प्रकृति की इंजीनियरिंग कमाल है। अब पैराबोलिक बालू का स्तूप, इनकी शेप तो बिल्कुल महिलाओं की हेयर पिन जैसी होती है। हाँ, और जो बात इसे बरखान से अलग करती है वो ये है कि ये बरखान के बिल्कुल विपरीत दिशा में बनता है। मतलब इसके खुले हुए सिरे हवा के आने वाली दिशा की तरफ होते हैं। जैसे ये हवा की तरफ मुंह करके खड़ा हो, एकदम सही। कि एक भुजा या आम आगे खिंच जाती है। इसे एक भुजा वाला बरखान भी कहते हैं। ये बीकानेर, जैसलमेर और शेखावाटी में काफी आम है ना? हाँ, क्योंकि वहाँ हवाओं की दिशा अचानक बदलती रहती है। और अगर हवा पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाए, मतलब कभी उत्तर से कभी दक्षिण से, कोई फिक्स दिशा ही ना हो, तब बनते हैं तारानुमा बालू का स्तूप या स्टार ड्यून्स। जब हवा हर तरफ से रेत को एक जगह धकेलती है तो रेत आगे नहीं बढ़ पाती, वो बस ऊपर की तरफ जमा होने लगती है। ऊपर से देखने पर तारे जैसी दिखती हैं। जैसलमेर, सूरतगढ़ और बीकानेर में ये तो रेगिस्तान का अपना कंफ्यूज्ड एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। तो क्या ये सिर्फ ऊंचाई में बढ़कने के लिए सिर्फ दो शब्दों का खेल है, समकोण बनाम समानांतर? बिल्कुल, भौतिकी के ये दो नियम सब आसान कर देते हैं। हवा किस कोण पर टकरा रही है, तो समकोण यानी 90 डिग्री पर 3 है, अनुप्रस्थ जो सीधी दीवार है, बरखान जो गतिशील आधा चांद है, और पैराबोलिक जो है पिन है। और समानांतर में दो हैं, अनुदैर्घ्य जो नदी घाटियों के साथ बनते हैं, और सीफ जो हवा की दिशा बदलने पर बरखान से निकली तलवार है। ये भूगोल कम और गणित ज्यादा लगता है, लेकिन इन सब के बीच एक बेचैन करने वाला सवाल है मेरे मन में। क्या सवाल? हमने देखा कि यहाँ हर चीज गतिशील है। हवा लगातार काम कर रही है, बरखान खेत निगल रहे हैं, सीफ बन रहे हैं, मतलब रेगिस्तान की शक्ल हर दिन बदल रही है। हाँ, ये एक जीता जागता थिएटर है निर्माण और विनाश का। तो सोचने वाली बात ये है कि जो मैप आज हम इतनी बारीकी से पढ़ रहे हैं, क्या गतिशील रेत की वजह से आज से 100 साल बाद राजस्थान का ये नक्शा पूरी तरह बदल नहीं जाएगा? क्या ये स्थायी भूगोल है ही नहीं, बल्कि सिर्फ समय के बहाव का एक स्नैपशॉट है? ये एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला विचार है। प्रकृति एकदम जमीनी सच्चाई है। एक ऐसा इलाका जिसे अक्सर लोग बस एक सूखी रेत का टीला समझने की भूल कर देते हैं। सही बात है, और इसीलिए आज हमारा लक्ष्य इस धारणा को तोड़ना है। हम इस क्षेत्र के जो भौगोलिक रहस्य हैं, जमीन में गायब होने वाली नदियां हैं, खारे पानी के पौधे हैं, इन सब की गहराई से पड़ताल करेंगे। और मैं सच बताऊं तो मैं मरुस्थल और हरियाली के बीच का एक तरह का गोल्डीलॉक्स जोन है, जहां प्रकृति बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। एकदम सटीक शब्द इस्तेमाल किया आपने, गोल्डीलॉक्स जोन। लेकिन इन रहस्यों और यहाँ आते ही हमारा मरुस्थल का जो पारंपरिक विजुअल है वो अचानक एक झटके में बदल जाता है। हाँ, घग्गर बेसिन में तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी और ही राज्य में आ गए हों, है ना? ये श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में फैला है। और इस बेसिन की सबसे बड़ी खासियत यहाँ की चिकनी और अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी है, जिसे लोमी सॉइल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे काठी या बग्गी कहते हैं। लेकिन मेरे लिए तो ये घोर आश्चर्य की बात है, मरुस्थल के एकदम बीचों बीच, जहाँ दूर दूर तक कोई 12मासी नदी नहीं है, वहाँ इतनी अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी का होना किसी चमत्कार जैसा लगता है। ये उपजाऊ मिट्टी आई कहाँ से? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए ना हमें वर्तमान से निकलकर भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हजारों साल पीछे जाना होगा। इस उपजाऊपन का पूरा रहस्य घग्गर नदी में छिपा है। घग्गर नदी में? लेकिन वो तो मौसमी है ना। हाँ, आज घग्गर सिर्फ एक मौसमी नदी है जो बारिश के दिनों में बहती है। हनुमानगढ़ जिले में इसके बहने वाले रास्ते को, मतलब इसके ड्रेनेज एरिया को, नाली या पाट कहा जाता है। लेकिन शोधों ने एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया है। वो क्या? ये जो घग्गर नदी है ना, ये असल में उस प्राचीन और विशाल सरस्वती नदी के ही मार्ग पर बह रही है, जो हजारों साल पहले इसी इलाके से होकर गुजरती थी। ओहो, मतलब आज जो घग्गर नदी है वो असल में उस प्राचीन सरस्वती नदी का एक तरह से भूत या घोस्ट रिवर है। बिल्कुल सही कहा आपने। और नदियां रूप से चूरू, सीकर, झुंझुनू और उत्तरी नागौर का इलाका आता है, उसे एक अंतः प्रवाह क्षेत्र या इनलैंड ड्रेनेज कहा जाता है। और ये जो अंतः प्रवाह शब्द है ना, ये इस पूरे इलाके की सबसे बड़ी पहेली भी है और उसका समाधान भी।
एकदम सही। जब मैं अंतःप्रवाह के बारे में पढ़ रही थी तो ये किसी जादू जैसा लग रहा था। मतलब नदियाँ आमतौर पर पहाड़ों से निकलकर समुद्र में जाके मिलती हैं ना, हाँ, सामान्यतः यही होता है। लेकिन शेखावाटी में ऐसा नहीं होता। यहाँ नदियाँ समुद्र तक पहुँचती ही नहीं हैं। वो जमीन के ऊपर से बहते बहते रहस्यमयी ढंग से जमीन में ही विलुप्त हो जाती हैं। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदी कांतली है, जो सीकर और झुंझुनू में बहती है, और इसके पूरे अपवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि नदियाँ अचानक जमीन के अंदर गायब कैसे हो सकती हैं? क्या नीचे कोई बहुत बड़ी खोह या गुफा है? नहीं नहीं, नीचे कोई हो नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही सीधा भौगोलिक मैकेनिज्म काम कर रहा है। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला तो है रेतीली जमीन की अत्यधिक छिद्रपूर्ण प्रकृति, मतलब सैंड बहुत ज़्यादा पोरस होती है, वो पानी को बहुत तेजी से सोखती है। अच्छा, और दूसरा कारण? दूसरा कारण है वाष्पीकरण, यानी इवेपोरेशन की बहुत तेज दर। चूंकि ये अर्धशुष्क क्षेत्र है तो नदियों में वैसे भी पानी कम होता है। जब ये थोड़ा सा पानी तपती हुई रेतीली जमीन पर बहता है तो जमीन उसे एक स्पंज की तरह नीचे से सोखने लगती है और तेज धूप उसे ऊपर से सूखती है। ओहो, दोनों तरफ से पानी गायब हो रहा है। बिल्कुल। नतीजा ये होता है कि नदी समुद्र तक का लंबा सफर तय करने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ देती है, यानी विलुप्त हो जाती है। इसी को अंतःप्रवाह या इनलैंड ड्रेनेज कहते हैं। समझ गए। और मुझे लगता है कि यहीं पर स्थानीय लोगों की बुद्धिमत्ता सामने आती है। जब नदियाँ नदारत है तो उन्होंने पानी सहेजने के नायाब तरीके विकसित किए, जैसे जोहड़ और सर। हाँ, ये बहुत ही स्मार्ट और सस्टेनेबल तकनीकें हैं। जोहड़ मूल रूप से भूजल तक पहुंचने के लिए खोदे गए कच्चे कुएं होते हैं, और सर वो छोटे तालाब होते हैं जो मानसून की बारिश के दौरान सतह पर बनते हैं। यहाँ पशुओं को चराने के लिए विशेष चरागाह भूमियाँ भी होती हैं, जिन्हें बीड़ कहा जाता है। लेकिन इन सब में जोहड़ की जो तकनीक है उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर हम आधुनिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें तो आज के इंजीनियर करोड़ों रुपए खर्च करके कंक्रीट के बड़े बड़े टैंक बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल बनाते हैं। तो फिर शेखावाटी के लोगों ने अपने जोहड़ पक्के क्यों नहीं किए? उन्होंने जानबूझकर उन्हें कच्चा रखा। ऐसा क्यों? क्या उस वक्त पत्थरों की कमी थी या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है? इसके पीछे बहुत ही गहरा जल विज्ञान यानी हाइड्रोलॉजी काम कर रही है। जोहड़ को कच्चा इसलिए रखा जाता है ताकि पानी उसमें पूरी तरह से कैद ना हो जाए। मतलब वो पानी को रोकना नहीं चाहते थे? रोकना चाहते थे, लेकिन एक अलग तरीके से। कच्ची मिट्टी पानी को धीरे धीरे, बहुत ही धीमी गति से रिसकर जमीन के नीचे जाने देती है। अच्छा। इससे होता यह है कि वो जमा हुआ पानी सिर्फ उस कुएं तक सीमित नहीं रहता, वो आसपास के कई किलोमीटर इलाके के भूजल स्तर को, मतलब जो ग्राउंड वाटर टेबल है, उसे रिचार्ज करता रहता है। अगर वे इसे कंक्रीट से पक्का कर देते तो पानी जमीन में नहीं जा पाता और तेज गर्मी में वो सारा पानी वाष्पीकृत होकर उड़ जाता। एकदम सही। जोहड़ का ये विज्ञान नदियों के ना होने की कमी को पूरा करता है। ये प्रकृति से लड़ने का नहीं, बल्कि उसकी कमियों को ही अपनी ताकत बनाने का एक बेहतरीन भूमि या नगौरी अपलैंड्स। बाड़मेर में जो सतह का खारापन था वो पौधों को जीवन दे रहा था, लेकिन वही खारापन जब नागौरी उच्च भूमि में जमीन के नीचे जाता है तो वो मानव जीवन के लिए एक बहुत बड़ा, मतलब एक गंभीर खतरा बन जाता है। ये इस इलाके की एक बहुत बड़ी त्रासदी है। स्रोत बताते हैं कि ये एक उठा हुआ पठारी क्षेत्र है जहाँ की मिट्टी में प्राकृतिक नमक बहुत अधिक है, और इसीलिए पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें या सेलाइन लेक्स इसी क्षेत्र में हैं। और अजमेर के मध्य का वो जहरीला भूजल, इसमें फ्लोराइड की मात्रा इतनी अधिक है कि मतलब इसे पीने से फ्लोरोसिस नाम की बीमारी होती है, जिससे हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं और लोगों की पीठ में कुबड़ निकल आता है। और इसी कारण इस इलाके को कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे हम्प बेल्ट कहते हैं। इस बिंदु पर ना मेरे दिमाग में एक गहरी और परेशान करने वाली बात आ रही है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जल ही जीवन है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ वही जल इंसानों की हड्डियों का आकार बदल रहा है। ये इस बात का सीधा सबूत है कि भूगोल का असर सीधे हमारे शरीर रचना विज्ञान, मतलब हमारी एनाटॉमी पर होता है। एकदम सही। बेसिन से। ठीक है, लूनी बेसिन से शुरू करते हैं। इसे गोडवाड़ प्रदेश भी कहा जाता है, जो मुख्य रूप से 5 जिलों में फैला है: पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और सिरोही।
अब यहाँ आकर एक बहुत बड़ा भूवैज्ञानिक और जैविक रहस्य सामने आता है। हाँ, बाड़मेर का वो खास रहस्य। बिल्कुल। हमारे स्रोतों में बाड़मेर जिले की विशेष लवणीय पादप यानी हैलोफाइट्स का जिक्र है। अब यहाँ मेरी एक बहुत बड़ी उलझन है। कैसी उलझन? बुनियादी विज्ञान तो हमें यही बताता है ना कि नमक पौधों का सबसे बड़ा दुश्मन है। मतलब अगर हम किसी भी आम पौधे की जड़ में नमक डाल दें तो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के कारण नमक पौधे के अंदर का सारा पानी खींच लेता है और पौधा मर जाता है। हाँ, बिल्कुल सूख जाएगा। तो फिर ये जो हैलोफाइट्स हैं ये सिर्फ इस खारे पानी में जीवित ही नहीं रह रहे बल्कि फल फूल रहे हैं। प्रकृति इस अर्धशुष्क माहौल में अपना रास्ता कैसे खोज रही है, ये कैसे सरवाइव कर रहे हैं? यहीं पर प्रकृति का जो अनुकूलन है यानी अडेप्टेशन, वो हमें हैरान करता है। इन लवणीय पादपों ने सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि सेल्यूलर स्तर पर, मतलब अपनी कोशिकाओं के अंदर खुद को बदल लिया है। सेल्यूलर स्तर पर मतलब वो अंदर से पूरी तरह अलग हैं। एकदम। आम पहाड़ी श्रृंखला जिसे काला भूरा डूंगर कहा जाता है। हाँ, काला भूरा डूंगर, ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना? स्रोत बताते हैं कि ये लूनी बेसिन की एकदम सटीक प्राकृतिक पूर्वी सीमा बनाती है। लेकिन अगर हम उस 3D विजुअलाइजेशन वाले नजरिए से देखें तो मुझे लगता है ये काला भूरा डूंगर महज पत्थरों की एक दीवार से कहीं बढ़कर होना चाहिए। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं।